हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बीपीएससी के यस टेट के सेकंड पेपर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दूसरे दिन का पेपर हल करेंगे, क्योंकि यस टेट का जो पेपर हुआ था वो 2 दिन हुआ था। तो पहले दिन का पेपर हम लोग हल कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जा करके देख सकते हैं। आज नेक्स्ट डे का पेपर है जो उसको हम लोग हल करेंगे और उसके माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों की जो आगे का एग्ज़ाम देंगे उसमें तैयारी कैसी करनी है और कैसे आप लोग इसकी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो देखिए, ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ये स्टेटमेंट लिया गया है। ये सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो देखिए, राम कुमार वर्मा ने जो डिंगल साहित्य था उसी को चारण काल के अंतर्गत रख करके उसका विवेचन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का दोहरा नामकरण किस इतिहासकार ने किया है? तो देखिए, इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। दोहरा नामकरण से मतलब है कि जैसे रीतिकाल का नाम उत्तर मध्यकाल भी हो गया और रीतिकाल भी हो गया। जैसे भक्तिकाल का नाम आपके ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा और इस तरह से डिवाइडेशन करके भक्तिकाल का जैसे 2 भाग हुए, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल जो था वो भक्तिकाल था, तो उसका नाम फिर भक्तिकाल कर दिए। तो इस तरह से डबल नामकरण हो गया। जैसे आदिकाल था तो आदिकाल का वीरगाथा काल नाम भी कर दिए। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो चारण काल आपको ग्रियर्सन जी ने कहा है। ठीक है। अगला, आदिकाल को संधिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल को संधिकाल आपके राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। बाकी राहुल संकृत्यायन जो थे वो सिद्ध सामंत युग बोले थे। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि हिंदी साहित्य का इनमें से कौन सा नामकरण रीतिकाल के लिए सही नहीं है? तो देखिए, आपका सही उत्तर हो गया पूर्व मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है उसको भक्तिकाल का नाम दिया गया है, जबकि उत्तर मध्यकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, इन लोगों का जो ये नामकरण है ये रीतिकाल का नामकरण है। अगला है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये कुंभन दास का है। कुंभन दास को अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था और उसी पर ये क्षोभ पूर्वक कहे थे कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंभन दास। 9वां नंबर प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो देखिए, अपभ्रंश को जो पुरानी हिंदी है आपके चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अगला है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आपके राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। अगला प्रश्न कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल आपके राहुल संकृत्यायन जी ने कहा है। अगला, रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो ये तो नॉर्मल प्रश्न हो गया कि 7, उसमें 7 कांड हैं। रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो देखिए, रामानंद जी पहले तो निर्गुण शाखा के कवि थे, क्योंकि उसमें जैसे कबीर उनके शिष्य हुए। फिर बाद में ये राम भक्ति की भी उपासना करने लगे, तो प्रमुख रूप से पूछा गया तो निर्गुण काव्यधारा हो जाएगा। अगला है कि आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति माना जाता है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा राउरवेल। जो राउरवेल है उसको
चंपू काव्य माना जाता है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही किस युग के कवि हैं? तो देखिए, गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्विवेदी युग के कवि हैं। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी काव्य संग्रह किसका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस काव्य संग्रह की ये पंक्तियां हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये कामायनी के हैं। कामायनी के लज्जा सर्ग की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, क्योंकि कई परीक्षाओं में ये भी पूछता है कि ये स्टेटमेंट कामायनी के किस सर्ग से है। अगला है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। जब भारी भरकम स्टेटमेंट हो तो शुक्ल जी सही हो जाते हैं। तार सप्तक का संपादन किस कवि ने किया था? तो ये अज्ञेय जी ने किया। असाध्य वीणा कविता के रचयिता कौन है? तो ये भी अज्ञेय जी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका पर लगभग 17 साल तक काम किया था, 1903 से लेकर 1920 तक। निबंध के रचनाकार हैं। तो देखिए, अशोक का फूल आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ये हो जाएगी चंद्रगुप्त की। अगला प्रश्न कि इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तेजेंद्र शर्मा, ये प्रवासी हैं। बाकी प्रेमचंद, रविंद्र कालिया, जैनेन्द्र कुमार, ये लोग भारतीय हैं। झबरा किस कहानी का पात्र है? तो देखिए, झबरा कुत्ता था, वो उसकी रात कहानी जो थी उसी का पात्र है। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 300 कहानियां ये लिखे थे। इनमें से किस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा मलिन बस्ती के बच्चों की अध्यापिका के रूप में चित्रित हैं? तो आपका सही उत्तर जो घीसा। निराला की साहित्य साधना खंड 3 जीवनी साहित्य के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। देखिए, निराला जी की 3 खंडों में जीवनी आई है। निराला साहित्य साधना 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि संस्मरण ग्रंथ तुम्हारा परसाई के लेखक कौन है? तो कांति कुमार जैन है। याद हो कि न याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की जीवनी के कृतिकार हैं? तो विष्णुचंद्र शर्मा, ये मुक्तिबोध की जीवनी लिखे थे। महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? तो पथ के साथी में। रामधारी सिंह दिनकर की संस्मरण कृति है? तो शेष निशेष। राजा राधिका प्रसाद रमण की कहानी कौन सी है? तो कानों में कंगना। मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? घोड़ी। ये देखिए, जो उसमें पार्टिकुलर कहानियां लगी हुई हैं, उनसे पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दहेज प्रथा पर आधारित कहानी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कहानी का प्लाट। बाकी पूस की रात, ये तो किसान जीवन की है। कानों में कंगना, ये भी दहेज पर आधारित नहीं है, पंचलाइट भी नहीं है, तो ये आपका कहानी का प्लाट हो जाएगा। पूस की रात कहानी के कुत्ते का क्या नाम था? तो झबरा। आपका झबरा सही होगा। और इसमें देखिए, जो आंसर दिया गया है इस पे आप चैलेंज भी कर सकते थे, क्योंकि
जबरा दिया है, जबकि झबरा होगा। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो हल्कू है, हल्कू और झबरा। प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? तो धनपत राय। इनके दादा नवाब राय कहते थे। किसने कहा कि जो वह सोई गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो आपका ये सामनाथ की पत्नी ने कहा था। जब चीफ की दावत आप कहानी पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से अपने माँ को छुपाने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए एक बेटा क्या क्या षड्यंत्र रच रहा है। गोदान उपन्यास का मुख्य विषय है किसानों की त्रासदी। गोदान उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 36 में, 1936। कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे, माँ तो नहीं कहलाते, किसका कथन है? तो ये है धनिया का। निम्नलिखित पात्रों में कौन मिल मालिक है? ये गोदान का स्टेटमेंट है, मतलब गोदान से प्रश्न पूछा गया है। तो जो मिस्टर खन्ना रहते हैं वो मिल मालिक रहते हैं। ये स्टेटमेंट है कि इनमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर निकल नहीं पाया। ये पंक्तियां उपन्यास से उद्धृत हैं। किस उपन्यास से हैं? तो ये मैला आंचल की हैं। ये भूमिका का स्टेटमेंट है जो जिसको कि आपके रेणु जी ने लिखा है अपने उस उपन्यास की भूमिका में। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1954 में यह प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं, स्कंदगुप्त में 3 हैं और ध्रुव स्वामिनी में, स्कंदगुप्त में 4 हैं, ध्रुव स्वामिनी 3। चंद्रगुप्त में 4, स्कंदगुप्त में 5 और ध्रुव स्वामिनी में 3। ये सही, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री है? तो कार्नेलिया जो है वो सेल्यूकस की पुत्री है। भारतीय कृतघ्न नहीं होते, यह किसका कथन है? चंद्रगुप्त का। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो मणिकौल। मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सारिका। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं, ये कथन किसका है? कालिदास का। ये आषाढ़ के एक दिन की पंक्ति मतलब प्रश्न है, उसी से बना है। लेखक के अनुसार मानव शरीर में सबसे निचला स्थान किसका है? पेट का। किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है? गुलाब की दुनिया को। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचरण की सभ्यता के दर्शन से क्या नहीं होता है? तो राग अपना स्वर बदल लेता है, ये नहीं होता, बाकी ये तीनों होता है। अगला प्रश्न, आचरण की सभ्यता के देश को निराला कहा गया है क्योंकि उनमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जंग ही का नामो निशान। ये दोनों सही है। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं के आधार पर बताइए कि कालिदास ने
क्या कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये सही है। अगला है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति क्या है? तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अगला, दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर जगह श्रद्धा और भक्ति। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? तो सूफी काव्य जो है ब्रज भाषा में नहीं लिखे गए थे। बाकी इसमें रहस्यवादी भावना थी, हिंदी संस्कृति का चित्रण था, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक की प्राप्ति भी थी, बस ब्रज भाषा नहीं थी। छाड़ कान मोर आचर रे फारत नवसारी, यह पंक्ति किस कवि द्वारा कही गई? तो ये विद्यापति। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो देखिए, प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख स्तंभों में एक थे, तो ये छायावादी कवि। अगला है, प्राण हरत करते त्राण की रेखांकित शब्द की अर्थ बताएं। तो रक्षा करने वाला। अगला है, वन गमन के समय श्री राम ने किस नदी को पार करने में केवट की सहायता ली? तो गंगा नदी। अगला प्रश्न, 8 कमल दल चरखा डोले 5 तत्व गुण 3 चदरिया, प्रस्तुत पंक्ति में कबीर किन 3 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं? तो आपका हो जाएगा सही उत्तर सत्य, रज और तम गुण की। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सूरदास की गोपियों की विशेषता नहीं है। तो सूरदास की गोपियां जो निर्गुण उपासक नहीं थी, बाकी तर्कशील थी, कृष्ण के प्रति प्रेम भावना थी और सगुणोपासक थी। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई? तो श्रृंगार रस। ये श्रृंगार गलत लिखा गया है, श्रृंगार ऐसे होना चाहिए। रस सूत्र के में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो भट्टनायक ने। अगला प्रश्न, जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो अत्युक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न, चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो यह शंकुक का है, चित्र तुरंग न्याय। अगला प्रश्न, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो देखिए, सात्विक अनुभाव जो हैं वो 8 होते हैं, बाकी संचारी भाव 33 होते हैं। रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है? तो रस को व्यंजना व्यापार आपके अभिनव गुप्त ने कहा। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानव मदन दुदुम्भी दिन, मनसा विश्व विजय कह किन्हि। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो चौपाई है। चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है। संयुक्त सर्वनाम की अवधारणा किस व्याकरण के द्वारा दी गई है? बताइए।
कि संयुक्त सर्वनाम की अवधारणा किस व्याकरण के द्वारा दी गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर दीमसित्स। अगला, उपसर्ग शब्द का वैकल्पिक नाम क्या है? पूर्व प्रत्यय। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि। पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई। पंडिताई। जिस समास में समस्त पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो द्वंद्व समास। इसमें दोनों प्रधान रहता है, समाहार प्रधान रहता है। निम्नलिखित में से कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? तो कर्ता ने कर्म का को आएगा, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? ये पत्रिका थी, तो इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादित करते थे। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कानपुर से छपने वाली किस पत्रिका को आजादी की लड़ाई का मुख्य पत्र कहा जाता था? प्रताप। अगला प्रश्न है कि आचार्य शिवपूजन सहाय और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्र से जुड़े थे? तो ये दोनों लोग मतवाला पत्र से भी जुड़े थे। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, किसने कहा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। कहानी विधा को समर्पित सारिका पत्रिका कौन संपादित करता था? तो कमलेश्वर। रमणिका गुप्ता द्वारा संपादित थी युद्धरत आम आदमी। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन 1999 में लखनऊ से किसने किया? अखिलेश ने। इसी में आपका जो तुलसी राम की आत्मकथा मुर्तैया है वो छपी थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अज्ञेय को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए। अगला प्रश्न, उदय प्रकाश को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इनको मोहनदास कहानी के लिए दिया गया था। 2022 का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो सौम्य मालवीय जी को। अगला है कि अज्ञेय की किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंगन के पार द्वार। कितनी नाव में कितनी बार तो ज्ञानपीठ दिया गया, आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो 76 में, 1976। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल हैं? देखिए 22 भाषाएं। अब मान लीजिए पूरे देश शामिल थी तो 14 भाषाएं, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 22 करते हैं। किस वर्ष में सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 1967 में। इसका थोड़ा इतिहास लंबा चौड़ा है। हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो राजभाषा।
अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। ये प्रश्न आपके ये स्टेट का जो इसका पहले दिन वाला पेपर था उसमें भी हुआ है, सेम आया है। अब देखिए टीचिंग से क्वेश्चन है कि समझ के स्तर पर शिक्षण आधारित है। क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी में। शिक्षकों के लिए पढ़ाना सर्वोत्तम है। तो पहल सरल विषय, उसके बाद धीरे धीरे जटिल की ओर जाएंगे। तो मतलब इसमें आगमनात्मक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का क्रम है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। प्रत्येक सीखने का परिणाम इससे शुरू होना चाहिए, एक गतिविधि सूचक क्रिया के द्वारा। एक अद्वितीय विचार बनाने के लिए वैज्ञानिक विचारों को एक साथ लाना है, संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो आपका चौथा कथन है ये सत्य नहीं है कि प्रत्येक एक विधि सभी स्थितियों और सभी शिक्षकों विद्यार्थियों को सर्वोत्तम हो सकती है, बाकी और सब सभी है। कविताएं और कहानियां ईवीएस के विषयों को व्यक्त करने में प्रभावी हैं। इसकी वजह से कविताएं और कहानियां बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण हो सकता है, प्रारंभिक शिक्षण वातावरण प्रदान कर सकता है। ये जैसे कई स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो सही हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला है कि बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण हो सकता है, प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान कर सकता है, और चौथा है कि रचनात्मक और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकता है। ये सही हो जाएगा। अगला, प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पास सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि जैसे कई विषयों में बहुत सारी वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। पहला है परिवार और समुदाय, दूसरा है पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकें, तीसरा है चमड़े और चौथा है कहानियां और कविताएं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें सभी सही हो जाएंगे, 1 2 3 4 सभी, ठीक है। अगला प्रश्न अमेरिकी दृष्टिकोण पर जोर देता है। सीखने के उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। विभिन्न वस्तुओं का अन्वेषण एवं वर्गीकरण करना इसका उदाहरण है, अन्वेषण करने का, एक्सप्लोर। कक्षा के आकार और समय में कम किए गए शिक्षण अनुभव को कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण का दोष है
अध्ययन की लंबी अवधि। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है? तो ये 5 मिनट तक। आप लोग बीएड के दौरान ये सब चीजें पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है कि कक्षा में बच्चों के बीच प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देश नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कभी भी उत्साहवर्धक तरीके से प्रतिक्रिया ना दें। ठीक है, ये दिशा निर्देश जो दिया गया है वो नहीं है। के अंतर्गत नए पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं आदि का निर्माण किया जाता है? किसके अंतर्गत? तो विकास बजट के अंतर्गत नए पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अहमन्यता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, प्रयोजन विधि, सहयोग से सीखना, ये सब एक प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक नैतिक शिक्षक विश्वासों के एक समूह द्वारा निर्देशित होता है जो खाली स्थान भरना है, दृष्टिकोण और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम क्या है, इस पर जो काम करे वही सही है। शिक्षण में विभिन्न प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पढ़ाना आसान हो जाता है, छात्र कक्षा में छात्रों का ध्यान देते हैं, शिक्षण रोचक हो जाता है। ये सभी सही है, ऑल ऑफ दीज। स्कूल की अन्य गतिविधियों के प्रति एक शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा रवैया होना चाहिए? तो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक। आकलन की विश्वसनीयता संबंधित है आकलन से निरंतरता से। आकलन की विश्वसनीयता संबंधित है आकलन के निरंतरता से। खाली स्थान में निरंतरता भरा जाएगा। मापन एक प्रक्रिया है तो मात्रात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक भरा जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आकलन तकनीक जो छात्रों को मौखिक प्रस्तुतियों या प्रदर्शनों के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की अनुमति देती है उसे कहा जाता है प्रमाणिक आकलन। अगला है एक पाठ्यचर्या स्कूल का ब्लूप्रिंट है जिसमें इसके लिए अनुभव शामिल है शिक्षार्थी का। अगला है प्राथमिक कक्षाओं के लिए विशेष पाठ्यचर्या है एकत्रित पाठ्यचर्या। अगला प्रश्न शिक्षा को मुख्य रूप से खाली स्थान भरना है द्वारा किया जाना चाहिए तो कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, स्किल एंड ट्रेन टीचर। एक अच्छे शिक्षक का गुण है जिसकी विषय पर अच्छी पकड़ हो। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन क्लास? कक्षा में पाठ्य पुस्तक का क्या उपयोग है? सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाए। अगला मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है
स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षक की मदद करते हैं। किस चीज में मदद करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा की गतिविधि में छात्रों की रुचि और ध्यान को बनाए रखने में ये मदद करते हैं। किसने कहा कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न कि हिमालयी भूरा भालू किसका उदाहरण है? दुर्लभ प्रजाति का। अगला प्रश्न कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ का उदाहरण है? यूएसए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी? तो बिहार विद्यापीठ की। अगला प्रश्न है कि फीफा का मुख्यालय कहां पे है? तो ज्यूरिख। खेल कूद बच्चों के विकास में सहायक होते हैं। तो प्रतिरक्षा में, शारीरिक में, मानसिक में, सब में सहायक होते हैं। ऑल ऑफ दिस। सबसे ज्यादा खेले जाने वाले बोर्ड गेम्स में से एक 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव द्वारा बनाया गया था। तो संत ज्ञानदेव ने सांप सीढ़ी का खेल बनाया था, जो आप लूडो में खेलते रहे होंगे बचपन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संत ज्ञानदेव आप किसी से पूछ भी सकते हैं। किसी व्यक्ति को उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, ये आप सभी लोग जानते हैं कि ORS घोल दिया जाता है। अगला प्रश्न कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला भरना है और पोल्ट्री फील्ड में समृद्ध है। तो जो करेक्ट हो जाएगा ए के, यानी कि तीसरा ऑप्शन ए और के पोल्ट्री फील्ड में समृद्ध है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है 60 अंश। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोण की जो माप होती है वो 60 अंश होती है। ये कोण भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये समबाहु टाइप में जब नहीं बना है, थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, जो सभी 60-60 हो। एक घनाकार में कितने किनारे होते हैं? तो 12। दो 2004 गुणे 7 बराबर है, तो आप करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1428। उन्नीस के गुणनखंड हैं, बताइए। तो 19 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 19। एक कुर्सी की कीमत 452 और एक टेबल की कीमत 1750 है, तो 15 कुर्सी और 30 मेजों की लागत क्या हो गई? तो आप लोग जब इसको जोड़ घटाना गुणा करेंगे तो आपका जो सही उत्तर निकलेगा वो यही हो जाएगा, 6780 रुपये और 52,500 रुपये टोटल। ठीक है। अगला
दिए गए प्रश्नों के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। जैसे त्रिभुज का संबंध चतुर्भुज से है, उसी तरह से एक चतुर्भुज है और उसका संबंध किससे होगा, ये बताइए। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 18, 27, 34, 43, 72। इसके आगे क्या आएगा? तो आएगा 81। आप लोग ये कर लीजिएगा। अगला है, अजय एक बिंदु से चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर पूर्व जाता है। उसी बिंदु से संजय चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर उसके विपरीत जाता है। पुनः अजय बाएं और रंजन दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं, तो दोनों की बीच की दूरी कितनी है? तो आपका सही हो जाएगा 10 किलोमीटर। आप इसको हल कर लीजिएगा, डिस्टेंस वाला सवाल है। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं विज्ञान के बीच संबंधों को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये जीव विज्ञान हो गया, ये भौतिक हो गया और ये पूरा विज्ञान हो गया, क्योंकि उसी में शामिल है। और आज का ये अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा अक्षर यच और पी दोनों के बीच में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यल। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि दूसरे दिन का जो यह स्टेट का पेपर हुआ था पीजीटी के लिए, ये आप लोगों ने पूरा देख लिया और आप अगर फिर यह स्टेट का एग्ज़ाम देने को मिलेगा तो आप इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बाकी हम मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी में, जिसमें कि जो टीजीटी का यह स्टेट हुआ था फर्स्ट पेपर, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।